तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी बीए सेमेस्टर 6 रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एंड साथ में नोट्स। ठीक है, ये मेजर पेपर 12 का है। इसी के साथ मैं मेजर पेपर 13 का भी दूंगा, मेजर पेपर 12 जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में। ओके, और ये है मेजर पेपर 13। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी कि संस्था में जितने भी बिहेवियर कैसा होता है स्टाफ्स का, कर्मचारी का, इन सब के बारे में पढ़ना है मेजर पेपर 13 में। ठीक है, सॉरी ये साइकोलॉजी का है यार, सॉरी वो साइकोलॉजी का था। मेजर पेपर सोशियोलॉजी 13 में पढ़ना है आपको मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट्स, यानी कि आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसका सिलेबस है और इस नीचे में नोट्स है। तो सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर 12 को करते हैं, उसके बाद फिर 13 को करेंगे। एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए दोनों को। ठीक है, और आपको मालूम है कि सभी नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, 12, 13, 14, 15। ठीक, फिर माइनर पेपर, इसके अलावा सेमेस्टर 7, 8 सब का मिलेगा ज्ञान सागर ऐप पे। 60 रुपया प्राइस है, 4 साल तक फ्री हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ना है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र। इसमें मीनिंग, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर, स्कोप यानी कि इसका क्षेत्र कैसा है, इम्पोर्टेंट यानी कि इसका महत्व क्या है, यहाँ पे दे दिया गया है। अलग अलग पॉइंट के ऊपर फिर डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, फिर आ जाता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, यानी कि सरकारी कर्मचारी। ठीक है, कौन होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, कौन होते हैं, परिभाषा जानना है, डेफिनेशन जानना है ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही की परिभाषा। साइलेंट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही होती है। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में। वेबर मैक्स, इन फिर इन मतलब अलग अलग समाजशास्त्रियों की विचारधाराएं जाननी है। ठीक है, यूनिट 3 में पढ़ना है आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि राजनीतिक समाज शास्त्रीकरण, जिसमें अर्थ जानना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा। स्टेट एंड प्रोसेस, यानी कि इसका प्रक्रिया क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है एजेंसीज के बारे में, यानी कि कौन कौन सी एजेंसीज काम करती हैं इसके लिए। 4th नंबर पे जानना है पॉलिटिकल सोशियोलाइजेशन, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्रीकरण भारत में। ओके, और फिर अलग अलग समाजशास्त्रियों की थॉट्स जानने, विचारधाराएं जाननी है। यूनिट 4 आता है जिसमें आपको पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि राजनीतिक सांस्कृतिक के बारे में जानना है। मीनिंग, परिभाषा, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि प्राकृतिक विशेषताएं, इन सबको बारे में जानना है। ठीक है, और अलग अलग विचारधाराओं से कंपैरिजन करना है। बहुत लंबा है। यूनिट 5 में पढ़ना है आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि राजनीतिक में भागीदारी। ठीक है, फिर यूनिट 6 में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। तो भारत में वोट कैसे दिया जाता है, जाति के नाम पे, ठीक है, धर्म के नाम पे, इस तरह से, फिर पैसे के नाम पे ना। एक दिन रात को आएगा, हाँ जी कितना मेंबर है, 5 आदमी, 5 आदमी लीजिए 2500 चाहे 5000। ठीक है, वोट हम ही को दीजिएगा। फिर दूसरा पार्टी आएगा, वो भी देखे जाएगा, 5 गो आदमी को पैसा लेगा, 5 आदमी से, लेकिन वोट किसको देगा, आप समझ रहे हैं, जिसको प्यारा लग रहा है वो। ठीक है, तो पार्टी पॉलिटिक्स चलता है भारत में। प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि दबाव समूह और फिर आपको लाभ समूह के बारे में पढ़ना है। दबाव समूह क्या होता है, आंदोलन जो हम लोग करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो वो क्या है, दबाव समूह है, गवर्नमेंट पे दबाव बनाती है। ठीक है, आंदोलनकर्ता को दबाव समूह कहा जाता है। डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, यानी कि जिसमें भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक कहने का अर्थ है कि इन द सेंस कि भारत में जनता का अधिकार है सबसे ज़्यादा ऊंचा। ठीक है, लेकिन नाम मात्र का। कौन जनता है, जीतने के बाद कौन जनता है, तुम कौन है बाबू, हम नहीं पहचान रहे तुमको। चलिए, तो सेमेस्टर 6 मेजर कोर्स, मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के 1 मार्क्स पहले हम लोग करेंगे, फिर 5 मार्क्स, फिर 15 मार्क्स। ठीक है, तो 1 मार्क्स में आता है हमारा राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। राजनीतिक और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि राजनीति और समाज
राजनीति जो होता है समाज के ही अंदर में होता है, तो राजनीति और समाज के बीच परस्पर संबंध होता है, जो इसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, हमारे सोसाइटी में ही ना पॉलिटिक्स होता है जी। पॉलिटिक्स कहाँ पे होगा? मंगल ग्रह पे होगा, समाज में ही होगा। तो समाज में जो पॉलिटिक्स होता है, राजनीति और समाज के बीच जो संबंध होता है, इसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र इसकी प्रकृति अंतर विषयक है, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? तो राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र सत्ता यानी कि शासन, राज्य, राजनीतिक संस्थाएं और सामाजिक संरचनाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है? तो यह राजनीति को सामाजिक दृष्टिकोण से समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट आ जाता है, राजनीतिक समाजशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और समाज दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूनिट 2 आता है ब्यूरोक्रेसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में नौकरशाही कहते हैं। नौकरशाही माने, नौकरशाही मतलब सरकारी नौकरी करने वाले। ठीक है, नौकरशाही मतलब सरकारी नौकरी करने वाले। नेक्स्ट, नौकरशाही का अर्थ क्या है? तो सरकारी प्रशासन अधिकारियों द्वारा संचालित व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। आम भाषा में सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग जो सिस्टम बनाए हैं, उसी को नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है? तो पदानुक्रम यानी कि हेरारकी है। हेरारकी कहने का मतलब सीनियर से हायर लेवल का पोस्ट है। जैसे सबसे नीचे में कौन रहता है? प्यून रहता है। ठीक, चपरासी जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर कौन रहता है? एलडीसी, जिसको क्लर्क बोलते हैं, एलडीसी। इसके ऊपर कौन रहता है? तो इसके ऊपर ऑफिसर रहता है, जैसे सीओ हो गया, बीडीओ हो गया। ठीक है, जो भी है। और उसके ऊपर फिर कौन रहता है? तो एसडीओ रहता है। एसडीओ से ऊपर कौन रहता है? तो फिर अलग अलग पोस्ट रहता है, एसडीएम रहता है, एसडीएम, एडीएम, डीएम। ठीक है, तो ये क्या होता है? हायरार्की वाइज चलता है। ठीक है, तो नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है? पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब समझ गए, हायरार्की वाइज, यानी कि सबका एक अपना स्तर होता है और धीरे धीरे स्तर ऊपर उठता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता पर आधारित है? तो नौकरशाही जो है विविध तर्क संगत सत्ता पर आधारित है, यानी कि अनेक तर्क है, अनेक प्रकार के लॉजिक है, इस पे आधारित है। नेक्स्ट है, नौकरशाही का एक गुण बताइए। तो ये जो है नौकरशाही प्रशासनिक कामों को करने में योग्य है। किस कामों को? प्रशासनिक कामों को। लेकिन भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है प्रशासन के ही क्षेत्र में। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव माने जितना भी ऑफिस का कामकाज होता है, जैसे ब्लॉक लेवल का ऑफिस हो गया, चाहे आपका जिला लेवल का ऑफिस हो गया, चाहे राज्य लेवल का ऑफिस। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा घूसखोरी चलता है। नेक्स्ट, लाल फीताशाही क्या है? नौकरशाही की सबसे कमी बताइए। तो सबसे बड़ी कमी है लाल फीताशाही। ये क्या है लाल फीताशाही? जिसको इंग्लिश में रेड टेपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ये क्या होता है? देखिए, सरकारी कामकाज को कराने जाते हैं तो जितना देरी जो टाइमिंग लग जाता है, समय से ज़्यादा समय लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा समय जो लगता है, उसी को लाल फीताशाही कहते हैं। किसी भी सरकारी काम को करने में समय ज़रूरत से ज़्यादा समय का लगना लाल फीताशाही है। जैसे जैसे आपने कॉलोनी आवास का फॉर्म भरा। ठीक है, आवास के लिए आपने आवेदन किया, गवर्नमेंट से आवास मांगे कि भाई मेरा कच्चा मकान है तो मुझे एक पक्का मकान चाहिए। ठीक है, आवास का फॉर्म भर रहे हैं कब? 2017 में। आ कब रहा है आपका? 2022 में आवास पास हो रहा है। ठीक है, कितना साल लगा? 5 साल। तो ये जो लाल फीता सही है, 5 साल का अंतर लग जाता है, टाइमिंग लग जाता है। म्यूटेशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आज, ठीक है, काम होगा 6 महीने बाद। तो ये क्या है? लाल फीता सही है, यानी कि समय से पूरा ना होना। लेकिन समय क्या बोलती है कि 15 दिनों के अंदर काम कंप्लीट करना है। ठीक है, वही सेम चीज़ आपका जो है लाल फीता सही यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने का है 4 साल में, कंप्लीट करा रहा है 5 साल में। तो ग्रेजुएशन यानी कि यूनिवर्सिटी में भी लाल फीता सही चल रहा है। रिजल्ट देने का है 2 महीना में, लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहा है 8 महीना में, 9 महीना में। आपको मालूम है, आपसे जूनियर कैंडिडेट का जो रिजल्ट है, यानी कि 23 से 27 सेशन का, अभी तक सेमेस्टर 2 का रिजल्ट नहीं आया है। 22-26 वाला का सेमेस्टर 6 पहुंच गया, आप लोग सेमेस्टर 6 पहुंच गए हैं, और 23-27 का अभी तक सेमेस्टर 2 का रिजल्ट नहीं आया है। समझ रहे हैं? क्या रे, हाय रे, हाय रे भारत, झारखंड ना। चलिए, जो भी है भाई,
आगे देख लेते हैं राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो लाल फीताशाही समझ गए हैं कि जरूरत से ज़्यादा समय का लगना सरकारी कामों को लाल फीताशाही कहा जाता है। राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो राजनीतिक मूल्यों, विचारों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया क्या है, राजनीतिक समाजीकरण। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक समाजीकरण कब प्रारंभ होता है। तो बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है, बचपन से। ठीक है, बचपन से ही ना आप लोग राजनीति की बातें सीखने लगते हैं। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी कौन सी है। तो परिवार, सबसे पहले परिवार ही आपको सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बचपन से ही पूछते हैं। बोलो झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, बोलो कि हम लोग का राष्ट्रपति कौन है। तो ये सब क्या है, राजनीतिक रूप से हम लोग ढाल रहे हैं उसको। ओके, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य है राजनीतिक व्यवस्था को निरंतर बनाए रखना और सही ढंग से बनाए रखना। नेक्स्ट आता है भारत में राजनीतिक समाजीकरण का एक माध्यम बताइए। तो शिक्षा व्यवस्था हमारा राजनीतिक का एक बहुत बड़ा माध्यम है, यानी कि इसी के माध्यम से हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं पॉलिटिक्स में कि भाई 18 साल हो जाएगा तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में हम उसको ढालते हैं कि 25 साल हो गया तो आप सीएम के लिए खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, एमएलए के लिए खड़ा हो सकते हैं। धीरे धीरे उसको सिखाते हैं पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट राजनीतिक संस्कृति क्या है। व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर। तो राजनीति से संबंधित जनता की मान्यताएं, मूल्य और दृष्टिकोण ही राजनीतिक संस्कृति है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति जनता की मान्यताएं, मूल्य और दृष्टिकोण राजनीतिक संस्कृति है। ओके, कौन बाजा बजा रहा है यार। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है। तो यह सीखी हुई होती है, यानी कि धीरे धीरे आप आदमी क्या कर जाता है, सीख जाता है राजनीतिक कल्चर कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता है, ना परमानेंट मित्र होता है। यानी राजनीतिक जो है समय और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति का एक लक्षण बताना है। तो एक लक्षण क्या है, यह समाज में अस्थायीता प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है, लेकिन नाम मात्र का। 5 साल ये गवर्नमेंट चलाएगी, 5 साल वो गवर्नमेंट चलाएगी। ठीक है, चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति किससे प्रभावित होती है। तो सामाजिक परंपराओं से प्रभावित होती है। इस तरह से हमारा जो है क्या टोटल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 5 मार्क्स वाले आते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तो क्या है राजनीतिक समाजशास्त्र। तो देखिए राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक ब्रांच है, शाखा है। राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का एक ब्रांच है। समाजशास्त्र का बहुत सारा शाखा है, बहुत सारा भाग है, जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र हो गया। ठीक है, आर्थिक समाजशास्त्र हो गया, जनसंख्या समाजशास्त्र हो गया। उसी तरह से राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का एक भाग है, छोटा सा भाग है, जो राजनीति को सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि समाज की संरचना कैसी है, आप जिस समाज में रहते हैं वह समाज कैसे बना है, किस तरह से लोगों के बीच में संबंध है, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपराएं, ये राजनीति और समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये पढ़ना है इसमें आपको। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति को केवल संविधान, सरकार या राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि यह राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति को समाज की गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के रूप में समझने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह विषय स्पष्ट करता है कि सत्ता केवल कानूनी व्यवस्था से नहीं चलता। ठीक है, जो गवर्नमेंट चलती है केवल कानूनी रूप से नहीं चलती, बल्कि उसके पीछे सामाजिक समर्थन भी होता है। ठीक है, सामाजिक मान्यताएं भी हैं, सामाजिक शक्ति संतुलन का कार्य करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र यह भी अध्ययन करके बताता है, मतलब ये भी बताता है कि किस प्रकार सामाजिक असमानताएं राजनीति में प्रतिबिंब होती हैं और राजनीतिक निर्णय समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे कोई निर्णय ले लिया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई निर्णय है जो कि हिंदुओं के लिए अच्छा है पर इस्लाम के लिए बुरा है, या फिर इस्लाम के लिए अच्छा है पर हिंदुओं के लिए बुरा है। ठीक है, तो हो सकता है किसी धर्म पे इफेक्ट करे, या फिर हो सकता है किसी विशेष समुदाय पे इफेक्ट करे। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक समाजशास्त्र का विशेष महत्व है, क्योंकि यह राजनीतिक के
वास्तविक सामाजिक जड़ों को उजागर करती है, यानी कि जो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वास्तविक प्रॉब्लम है, उन समस्याओं को बताती है और फिर उसका समाधान भी ढूंढती है। यह हमें यह समझने में सहायता करती है कि लोकतंत्र, सत्ता, राज्य, राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कैसे ये जनता को लूट रही हैं और कैसे जनता इससे बचेगी, ये सब आपको सिखाती है। ओके, नेक्स्ट, राजनीति समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, नौकरशाही की अवधारणा दीजिए कि नौकरशाही क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है, नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है, कौन कौन सी, और इसके अच्छाई बुराई मैंने बता ही दिया, गुण दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ बताइए कि राजनीतिक समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है, परिवार से, किस तरह से शुरू होता है, ठीक है। अगला है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी कौन कौन सी है, ये बताइए। नेक्स्ट, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आगे देख लेते हैं। तो अगला आता है, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं का लिखिए कि राजनीतिक संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पॉइंट वाइज आप लोग नंबरिंग वाइज लिखिएगा, मैंने यहाँ शॉर्ट में करवा दिया है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ स्पष्ट करना है। अगला है, राजनीतिक सहभागिता के महत्व की विवेचना करना है। चुनाव का अर्थ क्या होता है और महत्व क्या है, ठीक है। मतदान व्यवहार की अवधारणा स्पष्ट करें। दबाव समूह का अर्थ क्या है, दबाव समूह मतलब नहीं समझ पाते, मैंने बताया कि दबाव समूह, जैसे हम लोग का झारखंड में स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हेमंत गवर्नमेंट हाय हाय, हेमंत गवर्नमेंट हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, स्कॉलरशिप 2 साल से नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब हम लोग आंदोलन करते हैं किसी बात को लेकर, तो वो दबाव का काम करते हैं गवर्नमेंट पे, उसी को दबाव समूह कहते हैं। क्योंकि दबाव जो बनाने का काम करता है कोई एक आदमी नहीं, बल्कि एक समूह बना के काम करता है, इसी को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह वे संगठित समूह होते हैं जो सरकार पर अपने हितों के पक्ष में नीति बनाने पर दबाव डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये नियम लागू होना चाहिए, चाहे ये नियम टूटना चाहिए, ठीक है, बोलते हैं ना। तो ये सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, आम आदमी सत्ता प्राप्त करना चाहता है जी, नहीं ना। हाँ, तो उसको गवर्नमेंट से बस अपनी सही नीतियों की मांग होती है, बल्कि नीतियों को प्रभावित करते हैं, और लोकतंत्र में दबाव समूह सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकतांत्रिक अवधारणा और महत्व बताइए। तो लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र, यानी कि जहाँ पे आम आदमी का ही सिस्टम चले। जैसे भारत लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पे लोगों के ही से ही तंत्र बनता है, लोग अपने प्रतिनिधि यानी कि अपना एक तरह से लीडर के रूप में चुनते हैं, और वही लीडर फिर इसको ढूंढते हैं, ठीक है। अब 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से। राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या करें। यह सब आपका 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा और अपने से भी थोड़ा सा डिटेल में आंसर कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की अवधारणा, विशेषताएं, प्रकार तथा गुण और दोषों की विवेचना करें। इतना सब कुछ बताया गया है, आप लोग डिटेल में आंसर कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया हूँ समझने के लिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ, प्रकृति, अभिकरण तथा भारत में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मीनिंग, प्रोसेस, एजेंसीज एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन इंडिया। ओके, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, प्रकृति एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो इस तरह से यूनिट 4 आ जाता है। फिर आता है यूनिट 5, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा, स्वरूप, महत्व की व्याख्या। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है, भारत में चुनावी राजनीति एवं मतदान व्यवहार का संक्षिप्त में विश्लेषण करें कि चुनाव कौन दे सकता है, कब दिया जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बता दीजिएगा, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स के बारे में बताइएगा, ठीक है। और पैसा में जो बिक जाता है आदमी, शाम को आता है दारू पिलाने का, मुर्गा खिलाने का, ये सब बात भी लिख देना है। बिल्कुल रियल लाइफ इवेंट लिखना है आपको, कोई बनी बनाई बातों नहीं लिखना है, क्योंकि बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। कैंडिडेट आर राइट देयर आंसर ऑन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ओके, तो अपने ही शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह की प्रकृति, विशेषताओं की भूमिका करें। ये क्वेश्चन आएगा तो बता दीजिएगा कि हम अपने हित के लिए लड़ते हैं, जैसे कि झारखंड में स्कॉलरशिप का मुद्दा हो गया, ठीक है। लोकतंत्र की अवधारणा तथा इसके गुण दोषों के बताइए कि लोकतंत्र क्या है, इसके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं। बाकी आप लोग खुद से डिटेल में भी लिख सकते हैं, इतना मैंने करवा दिया।
अब चलिए मेजर पेपर 13 की ओर। मैं थक गया हूँ तो थोड़ा सा गाना गा लेता हूँ आंखें बंद करके। ओके। ए मेरी जौहरा जबी तुझे मालूम नहीं। चलिए, ये सब पुराना गाना है ना। प्रस्तुति गाता हूँ, चलिए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली संप्रभा। चलिए नहीं गाऊंगा। क्या बोलते हैं जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु ना। चलिए, थक गए थे यार, 20 मिनट का लगातार बोलने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स मांगता है बॉडी। चलिए, तो मेजर पेपर 13 आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट्स, मतलब कि आधुनिक समाजशास्त्रीकरण विचारधाराएं, ठीक है, या आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारधाराएं। मेजर पेपर 13, देखिए मैंने ये काम दिया था वरुण को, बट वरुण जो है अपना काम टाइम पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो वरुण को मैंने दिया था कि भाई समाजशास्त्र का वीडियो बना देना यार, लेकिन वो टाइम पे नहीं वीडियो बनाए, इस कारण मुझे आनन फानन में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यूनिट 1 है, इसमें क्या है आपका टेलकॉट पर्सन, ठीक है, टेलकॉट पर्सन्स। फिर पढ़ना है आपको, ये कौन है टेलकॉट पर्सन, ये एक विचारधारा के जनक हैं, मतलब एक तरह से समाजशास्त्रीय हैं, ठीक है। इनका है एक्शन सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल, ठीक है, यानी कि क्रिया पद्धति के बारे में इनका जो हायरार्की है वो पढ़ना है आपको। फिर है जी.एच. मेड, ये क्या है, ये भी एक जी.एच. मेड एक क्या बोलते हैं जी उसको, जी.एच. मेड एक थिंकर है, ठीक है, सोशोलॉजी में, समाजशास्त्र में। ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, तीसरे थिंकर हैं आपका हेरोल्ड, ठीक है, हेरोल्ड के बारे में पढ़ना है। चौथे थिंकर है आपका जर्जेन, यार इनका नाम भी गजब रहता है, ठीक है, जर्जन हेवरमस। फिर आपका पांचवे हैं पियर बॉडी। छठे हैं आपका माइकल फोकल्ट, ना क्या लिखा है जी, माइकल फोल्ट, चलिए जो भी है। तो ये 5 गो थिंकर, 6 गो थिंकर के बारे में, 6 गो समाजशास्त्रियों के बारे में विचारधाराओं को पढ़ना है कि ये समाजशास्त्री आधुनिक ज़माने के बारे में क्या बोल रहे हैं, आधुनिक समाजशास्त्र के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्रीय विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा थोड़ा सा यार, कौन किसने क्या बोला, नहीं तो फालतू का सब याद करना होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, बीच बीच में मैं वीडियो को रोक दिया क्योंकि कॉल आ रहा था, ठीक है, मेडिसिन वगैरह रिसीव करना है थोड़ा सा। यूनिट 1, तो यूनिट 1 शुरू करते हैं, 1 मार्क्स वाले। इसमें क्या है, एक्शन सिस्टम क्या है, व्हाट इज एक्शन सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे एक्शन सिस्टम को, एक्शन मतलब क्रिया, सिस्टम मतलब पद्धति, क्रिया पद्धति क्या है, ठीक है। तो वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति सामाजिक मापदंडों और मूल्यों के अनुसार कार्य करता है उसको एक्शन सिस्टम यानी कि कार्य पद्धति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैटर्न वेरिएबल क्या है, यानी कि पैटर्न वेरिएबल सामाजिक भूमिकाओं के चुनाव से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विकल्प हैं। अच्छा, किसको किसने दिया है ये भी अभी आप जानिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्शन सिस्टम को किसने दिया है, तो एक्शन सिस्टम यहीं पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे थिंकर का नाम लिखा है एक्शन सिस्टम, टेलकॉट पर्सन्स ने दिए हैं, ठीक है, टेलकॉट पर्सन ने एक्शन सिस्टम दिया है एंड पैटर्न वेरिएबल 2 गो। एचजी ने दिया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यार इतना बड़ा बड़ा वर्ड है भाई, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद करना है, ये 1 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद 1 मार्क्स वाले जैसे ही कंप्लीट होता है आपका यहाँ से आ जाता है 5 मार्क्स वाले, ठीक है, जैसे कि यहाँ से 5 मार्क्स वाला शुरू होता है और इसका आंसर आपको मालूम है कितने वर्ड्स में करना है, सेमेस्टर 6 तक पहुँच गए हैं। तो इसमें है आपका पहला क्वेश्चन, टालकोट पर्सन की एक्शन सिस्टम, ठीक है, एक्शन सिस्टम मतलब क्रिया पद्धति की अवधारणाओं का विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन सिस्टम, यानी कि एक्शन सिस्टम क्रिया, टालकोट पार्सन्स की क्रिया पद्धति की विशेषताओं को बताना है। हालांकि ये पूरा का पूरा थॉट्स इंग्लिश में है, फिर भी इसको हिंदी में करने का प्रयास किया गया है। एक्शन सिस्टम मतलब क्रिया पद्धति, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या गया है, उसके बाद थोड़ा सा आपको इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है प्रत्येक क्वेश्चन में। पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित पैटर्न वेरिएबल, पैटर्न वेरिएबल इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पैटर्न चरण या चर,
वेरिएबल मतलब होता है विचरण करना, ठीक है। पैटर्न विचरण करने की अवधारणा की व्याख्या करें तथा उनके महत्व पर प्रकाश डालें। हिंदी कर पाना थोड़ा सा इसका मुश्किल होता है, एक दो गो वर्ड तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। आप क्या कीजिएगा, आप हिंदी में ही लिखिएगा। जैसे कि पैटर्न वेरिएबल लिखा है तो पैटर्न इस तरह लिख दीजिएगा हिंदी के वर्ड एग्जाम में, पैटर्न, ठीक है। पैटर्न वेरिएबल को लिखिएगा वेरिएबल, वेरिएबल इस तरह से लिखना है। पढ़ेंगे तो इंग्लिश लगेगा, लेकिन आपको देवनागरी की लिपि का प्रयोग करना है, ओके। बाकी इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट तीसरा है आपका पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम की अवधारणा को बताना है। नेक्स्ट है आपका पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एक्शन की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में बताना है, ठीक है। सिंबॉलिक एंट्रैक्टनिज्म की अवधारणा देना है, क्रियावाद, अंतःक्रियावाद, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर पे है मिड की सेल्फ अवधारणा की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें, कि मिड की सेल्फ अवधारणा यानी कि खुद की अवधारणा के बारे में बताना है, ठीक है। 7 नंबर आ जाता है आई और मी के बीच अंतर को स्पष्ट करें, यानी कि मैं और मी मतलब भी मेरा होता है, आई मतलब मैं, इसको थोड़ा पढ़िए मज़ेदार है। देखिए आई और मी मिड की सेल्फ अवधारणा के दो प्रमुख घटक हैं। आई व्यक्ति का वह पक्ष होता है जो स्वतः स्फूर्त, रचनात्मक और अप्रत्याशित होता है। यह समाज के नियमों से पूरी तरह क्या होता है, नियंत्रित नहीं होता है। जबकि दूसरा मी जो है, मी, ठीक है, समाज द्वारा निर्मित होता है, ओके, और सामाजिक मापदंडों, मूल्यों तथा अपेक्षाओं की प्रतिनिधित्व करता है। ये थोड़ा समझने में अटपटा सा लगेगा। आई मतलब होता है मेरा, ठीक है, सॉरी आई मतलब होता है मैं, और मी मतलब होता है मेरा, या मैं ही बोलूँगा, ठीक है। तो आई और मी में कौन ज़्यादा करीब है आपके, तो आई ज़्यादा करीब है और मी थोड़ा सा दूर है आपके, ओके। मिड के अनुसार समाज और व्यक्ति के संबंध की विवेचना करें, कि व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है। नेक्स्ट आता है रोल टेकिंग की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे प्रश्न, ठीक है, यूनिट 2 से, कि मिड की जनरलाइज थ्योरी यानी कि सामान्यीकरण की अवधारणा के बारे में बताना है, ठीक, सामान्यीकरण की अवधारणा। फिर आ जाता है यहाँ पे, ये सब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एंथोनोडोमेडोलॉजी इतना बड़ा नाम है, क्या नाम है, एथनो मेथडोलॉजी, ठीक है। एथनो मेथडोलॉजी की अवधारणा को विस्तार से समझाइए, काफ़ी बड़ा नाम है ना। 12 नंबर आता है आपका यहाँ पे, ये तो पूरा पूरा इंग्लिश में लिखा गया है यार, ठीक है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या है ये बताना है, ब्रीचिंग प्रयोग क्या है ये बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि इंडेक्सिकलिटी की अवधारणा को समझाइए, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाता है आपका हाबरमास, क्या है, हाबरमास, ठीक है, कि पब्लिक सेफ स्फेयर की अवधारणा का विस्तार से बताना है। हाबरमास की पब्लिक स्फेयर, ठीक है, क्या है, अरे भाई इतना है ना, थक जाऊंगा यार बोल बोल के। तो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फिर 15 मार्क्स वाला यहाँ से शुरू होता है यूनिट 1 से, फिर से, जिसमें आपको थोड़ा सा है कि टालकोट पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानात्मक चर यानी कि पैटर्न ऑफ वेरिएबल की अवधारणा लिखें। देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा हिंदी वर्ड है ना, ये पेपर आपको थोड़ा सा टफ लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी में जितना भी विचारधारा सब पढ़ना होता है वो सब आपको काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। यूनिट 2 है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत की विवेचना करें। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है इसके बारे में बताइए, ओके। नेक्स्ट आता है जॉर्ज हर्बर्ट मिड की आत्म अवधारणा की विवेचना करें। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। मेजर पेपर 12, 13, 14, 15 सबको, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको जो है प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, ओके। प्ले स्टोर में अगर आप जाकर सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर, तो ये लोगो इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। 5,000 प्लस आपको डाउनलोडर मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
डाउनलोड कीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट आएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, डालिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएंगे ऐप में। ओके। उसके बाद लॉगिन होने के बाद आपको आना है ऑल कोर्स में। यहाँ पे ऑल कोर्स में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स खुल जाएगा इस तरह से। आपको लेना है रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स, यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। ये कितने साल के रहेगा, तो ये इसका वैलिडिटी रहेगा 4 साल तक। कितना साल तक, 4 साल तक। मतलब 4 साल तक 60 रुपये में पढ़ाएंगे, हाँ भाई, 60 टका में हम 4 साल ट्यूशन पढ़ाएंगे। क्या क्या मिलेगा, सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, जितने भी मेजर पेपर है, मेजर पेपर हो गया 15, 12 से लेकर 15, फिर माइनर पेपर, फिर सेमेस्टर 7 का मिलेगा, सेमेस्टर 8 का मिलेगा, सब का मिल जाएगा। इसके साथ क्या मिलेगा भाई, 4 साल तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कोर्स आप चाहें तो किसी दूसरे को दे सकते हैं, अपना नंबर दे दीजिएगा दूसरे को, वो इस ऐप को डाउनलोड करेगा और फिर लॉगिन कर लेगा आपके भाई बहन आपके ख़त्म होने के बाद। तो एक कोर्स से समझ रहे कितना आदमी 60 रुपया से पढ़ सकता है 4 साल तक। ठीक है। और देखिए दोस्त, मैंने आपको ना शुरू से लेकर हेल्प किया है सेमेस्टर 1 से, ठीक है, 6 तक। तो मैं 60 रुपया मांग रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा 60 रुपया लेके। ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जोहार झारखंड।